हेलो। राम राम। आप सभी का स्वागत है। और मैं आज पीजीटी केमिस्ट्री से संबंधित विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। हमें उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2012 में मेरा एमएससी पूरा हुआ। उसके बाद इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इतनी ढेर सारी संख्या में पीजीटी केमिस्ट्री की सीट आई है। वैसे ओवरऑल पीजीटी में बहुत सीट आई है, आप देखे होंगे कि 2595 सीट आई है। इसके अलावा आप अगर केवल केमिस्ट्री, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूं इसलिए केमिस्ट्री विषय पर ज़्यादा कंसंट्रेट रहूंगा, तो केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि लगभग जो है 160 सीट आपका बालक वर्ग में है और 11 सीट आपके बालिका वर्ग में है। अब बात ये आती है कि पीजीटी केमिस्ट्री की अगर इतनी ढेर सारी सीटें आई हैं तो इसका हम लाभ कैसे उठाएं। लाभ उठाने के लिए जाहिर सी बात है कि हर एक विद्यार्थी सोचता होगा कि हम नौकरी पाएं। आज के डेट में नौकरी पाना बहुत कठिन काम है और खास करके पीजीटी और जीडीसी या जीआईसी में सेलेक्ट होना अपने आप में एक अद्वितीय चीज है, क्योंकि अधिकतर ये देखा जा रहा है कि एमएससी के बाद लड़के निराश हो जाते हैं। निराश इसलिए हो जाते हैं कि सोचते हैं कि जिसके पास बैक सपोर्ट होगा या जिसके सर पर किसी बड़े लोगों का हाथ होगा वही नौकरी पाएगा। लेकिन रिटन एग्जाम के माध्यम से जो भी वैकेंसियां कंडक्ट होती हैं या जो भी वैकेंसियां भरी जाती है उसमें गरीब विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई बैक सपोर्ट नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को एक मौका मिलता है कि वो सिलेक्शन पा सकें। और ये एक अच्छा मौका है कि पीजीटी 2020 की जो वैकेंसी आई है उसमें आप अपने प्रतिभागिता या अपने आप को साबित करें और नौकरी ले लें। पीजीटी एक अच्छी नौकरी है। जैसा कि हम गांव गिराव में हमेशा देखते रहते हैं कि बहुत ढेर सारे इंटर कॉलेज हैं आज बदहाल स्थिति में है, और बदहाली का मेन कारण यही है कि क्योंकि वहां पर पर्याप्त संख्या में टीचर नहीं है या जो भी टीचर हैं उनके ऊपर इतना बच्चों का दबाव है कि उन बच्चों को सही एजुकेशन दे नहीं पाते हैं। जबकि हम ये जानते हैं, आप सभी लोग अगर 30-35 साल की उम्र के होंगे तो आप याद करिए कि आप जिस इंटर कॉलेज में पढ़े होंगे किसी जमाने में वहाँ के टीचरों का और उसकी गरिमा या उस विद्यालय का बहुत नाम हुआ करता था। लेकिन आज उसी विद्यालय में आप जाएंगे तो खंडहर जैसा मालूम पड़ता है और वहाँ पर आप देखेंगे पठन पाठन की नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है। अगर ये पीजीटी की वैकेंसी बाकायदे क्लियर होती है और ईमानदारी से सारे सीट अगर भरे जाते हैं तो जरूर उन विद्यालयों का कायाकल्प होगा जो बदहाल स्थिति में पहुँच चुके हैं। और इसी उम्मीद के साथ कि पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं, कुछ अच्छी बातें बता सकूं कि जिससे आपका रास्ता थोड़ा सा सुलभ और सरल हो जाए। हो सकता है कि हमारी बातें आपको कुछ फायदा पहुंचा सके, क्योंकि हम अधिकतर ये देखते हैं जैसे हमारे जानने में पिछले 8 सालों में 3 पीजीटी के एग्जाम हुए हैं। अगर देखा जाए तो हमारे इलाहाबाद से कि 2014 के आसपास जो वैकेंसी आई थी उसमें 2 सिलेक्शन हुए और 2016 की जो वैकेंसी आई है उसमें 8 सिलेक्शन हुए, 7 सिलेक्शन हुए। ये इलाहाबाद रेंज की हम बात कर रहे हैं। यानी अगर हम केवल इलाहाबाद रेंज की बात करें तो कम से कम हजारों बच्चे जो हैं इस एग्जाम में शामिल होते हैं और हर एक बच्चे की तैयारी भी अमूमन बहुत अच्छी होती है। आप किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी तैयारी नहीं है। फिर भी जब पीजीटी के एग्जाम में जाता है, फाइनल जब रिटन का एग्जाम का मेरिट आता है या रिजल्ट आता है तो वो बाहर हो जाता है। ऐसा क्या होता है कि आपकी तैयारी होते हुए भी आप बाहर हो जा रहे हैं? आपको केमिस्ट्री या आपको विषय आता है तब भी आप बाहर हो जा रहे हैं? क्या आपकी स्ट्रेटजी कहाँ पे फेल रही है? इन सब बातों को लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे। चर्चा करने के पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं जो पिछली मेरिट थी, अभी जो 2016 की वैकेंसी जो इसी साल पूरा हुई है और उसमें पीजीटी जो रिटन के बाद इंटरव्यू हुआ। अगर हम मेरिट की बात करें तो देखिए, पहले मेरिट छोड़िए, पहले तो ये जान लीजिए कि पूरा जो एग्जाम होता है कि कितने नंबर का होता है। तो पूरा एग्जाम 500 नंबर का होता है, जिसमें 450 नंबर आपके रिटन पे होता है। यानी रिटन जो एग्जाम होगा उसका जो वेटेज है वो 450 नंबर का है। 50 नंबर का मात्र इंटरव्यू है और 25 नंबर का जो एक्स्ट्रा करिकुलर बातें हैं, जैसे अगर आपने पीएचडी किया है तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर आपने एमएड किया है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अगर आप केवल बीएड है तो आपको 5 नंबर का वेटेज मिलेगा, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको 5 नंबर का वेटेज मिलेगा। तो ये 25 नंबर जो वेटेज के थ्रू जाते हैं, यानी कि स्पोर्ट कोटा, पीएचडी या फिर आपके जो बीएड या एमएड अगर आपके पास डिग्री है। ध्यान रखिएगा, अगर केवल बीएड है तो केवल 5 नंबर का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर
बीएड के साथ आप एमएड भी हैं तो आपको 10 नंबर का लाभ मिलेगा, और जबकि केवल अगर पीएचडी है तो आपको 10 नंबर का लाभ मिलेगा। अगर स्पोर्ट कोटे से जा रहे हैं तो 5 नंबर और आप पाएंगे। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है और 425 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है। प्रायः ये देखा जाता है कि जब इंटरव्यू का एग्जाम होता है तो बहुत ढेर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इंटरव्यू में पैसा चल रहा है, जुगाड़ चल रहा है और तरह तरह की बातें हो जाती है, जिससे मेरिट वाले बच्चे बहुत हतोत्साहित होने लगते हैं। तो आपको एक मौका ये मिलता है कि आप रिटन में इतना अच्छा नंबर ला दीजिए कि आपके अंदर का ये जो डर है कि अगर हमारा कोई जुगाड़ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर ऐसा चलता है तो मेरे पास कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, मैं ऐसा सुनता हूं प्रायः। अगर आपके पास ये सब जुगाड़ नहीं है तो रिटन के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे हो सकता है? 125 सवाल आते हैं और हर एक सवाल का जो नंबर होता है 3.4 नंबर का होता है। और आप ये मान के चलिए, जैसे अगर हम पिछली बार की जो 2016 की वैकेंसी फाइनल हुई है, अगर हम उसके मेरिट की बात करें तो जो फाइनल मेरिट बनी है, फाइनल मेरिट की बात करें तो जो टॉपर रहा है, यानी जो टॉपर रहा है वो 405 नंबर पाया है। आप सोचिए 405 के नंबर का मतलब क्या है, 81% नंबर उसने पाया है, तो वो फाइनली सेलेक्ट हो गया है। और ये जो 405 नंबर है, अगर देखा जाए तो हम केवल और केवल रिटन से पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? आप 101 या 102 सवाल अगर आप सही करके आते हैं रिटन एग्जाम में तो आप इंटरव्यू में 0 तो पा ही नहीं सकते। मान लीजिए कि अगर आपके साथ दुर्भाग्य है, आपने 0 नंबर पा गए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके पास कोई कोटा नहीं है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 405 नंबर कैसे पाना है? जब आपके 125 सवाल में से 102 सवाल सही हो जाएं। और ये सही होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से 102 सवाल सही हो सकते हैं। अब उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आप फेल कर जाते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, रियलिटी में है कि आपको सब्जेक्ट आता है, लेकिन उस एग्जाम के रिकॉर्डिंग हो सकता है कि आपकी तैयारी ना हो। अलग अलग एग्जाम के रिकॉर्डिंग आपको अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। जैसे आप जीआईसी का पेपर देने जा रहे हैं तो जीआईसी के लिए कुछ और प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप यूपीएचएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ और प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ और प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर आप टीजीटी देने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ और प्लानिंग बनानी होगी। कहने का मतलब यह है कि आप फेल कहां हो रहे हैं, सब्जेक्ट तो आपको आ रहा है, इसके बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपने शायद प्लानिंग को कायदे से बनाया नहीं, या आपका कोई मार्गदर्शक नहीं है। मार्गदर्शक अगर सही मिलेगा तो जरूर आपको एक बेहतर प्लानिंग बनाने में मदद करेगा। तो आप अगर रिटेन के दम पे केवल टॉप कर सकते हैं। आप ये समझिए कि जो हमारा टॉपर है, जो पीजीटी 2016 का टॉपर है, उसको इंटरव्यू में मात्र 33.3 पर नंबर मिला, फिर भी वो टॉप कर गया। क्यों? क्योंकि रिटेन में उसके ज्यादा इतने नंबर थे कि उसको इंटरव्यू या किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। तो वही चीज है कि अगर आप रिटेन मजबूत कर लेंगे तो ना गॉडफादर ढूंढना पड़ेगा, ना रुपया पैसा का इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर मतलब ऐसी बात मैं सुनता हूं, अब सही है गलत है मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, एकदम सीधा सीधा आप रिटेन दे के आइए और अपने माथे तिलक लगाइए। अगर आप ऐसा कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जनरल कोटे में टॉप कर जाते हैं। फिर भी देखिए, अगर हम लोवेस्ट मेरिट की बात करें तो जो बॉयज कैटेगरी में सीट आई थी, 97 सीट टोटल थी, उसमें 372 नंबर यानी इंटरव्यू और ये क्या कहते हैं रिटन कंक्लूड करके दोनों मिलाकर जो पाया था उसको सिलेक्शन हो गया था जनरल कोटे में 372.04 नंबर। जबकि ओबीसी कोटे में पीजीटी केमिस्ट्री की जो मेरिट गई थी, मिनिमम कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूं, 354.5 नंबर गया था। और अगर एससी कोटे की बात करें तो 298.3 नंबर गया था। अब अगर कहा जाए कि मैं कह दूं कि रिटन इंटरव्यू आप हटा ही दीजिए, क्योंकि आप जब भी पीजीटी की तैयारी करिए तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात एकदम से हटा दीजिए कि मुझे इंटरव्यू में नंबर मिलेगा। क्योंकि अगर इंटरव्यू का वेटेज आप पहले से लेके चलेंगे तो 100% आप बाहर हो जाएंगे। यानी आप अपनी तैयारी टॉप मेरिट की करिए, तब जाकर आप बगैर किसी वेटेज के आप सफलता पा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू को पहले से सोचेंगे कि हाँ 45 नंबर, 44 नंबर, 43 नंबर हमको मिलेगा और वहां से इतना हो जाएगा, तब आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हमने कहा कि जैसे जनरल का जो लोवेस्ट कट ऑफ गया 372 नंबर, अगर हम कहें कि 372 नंबर कैसे पाया जाए केवल रिटन के आधार पे, अगर हम 3.4 से गुणा इसमें डिवाइड कर दें तो आप ये समझिए कि 340, 30 नंबर और
10, यानी 110 सवाल अगर आपके रिटन में सही होते हैं, हालांकि 10 सवाल सही 110 सवाल सही करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि 110 सवाल अगर आपके सही होते हैं तो आप बगैर किसी जुगाड़ का आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर मान लीजिए 110 ना सही होकर 105 ही सही होते हैं, अब इंटरव्यू का जो प्रोसीजर है, जैसे मैं जब मेरिट चेक कर रहा था तो जो लोवेस्ट मार्किंग है, कोई भी बंदा 30 नंबर से कम इंटरव्यू में नहीं पाया है, यानी 372 में आप 30 नंबर अगर हटा दीजिए तो 342 नंबर बना। अब 342 नंबर पाने के लिए आपको मात्र 100 सवाल सही करना है, यानी आपके अगर 100 सवाल सही हैं तो आप मेरिट में रहेंगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर उसी तरीके से हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 354.5 कट ऑफ गया था। अगर 354.5 कट ऑफ गया था, अगर यहां पर भी इंटरव्यू के हम नंबर हटा दें तो मात्र 324 नंबर बचा। 324 नंबर पाने के लिए आपको ज्यादा नहीं 92-93 सवाल सही करने हैं। वैसे अगर एससी कैटेगरी की बात करें, इंटरव्यू का अगर लोवेस्ट नंबर जिसे 30 नंबर अगर हम काट दें तो हमारे पास 270 नंबर बचता है। 270 नंबर लाने के लिए 8 त्रिक 24 और लगभग आपको 80-85 सवाल सही करने हैं। अगर आपके इतने सवाल सही हो जाते हैं तो किसी सहारे की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप अपनी तैयारी इतना रखिए मेरिट में कि आपको फाइनली आपको कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि जो जितना उछला है इलाहाबाद में वो उतना ही ज्यादा झटका खाया है। कारण ये है कि आपको ये लगता है कि आपकी तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चुप कर जाते हैं। जैसे पिछली ही मेरिट की बात करें, पिछले ही एग्जाम की बात करें, इतने ढेर सारे लोग एग्जाम देने गए, आखिर सिलेक्शन क्यों बहुत कम लोगों का हुआ? तो कहीं ना कहीं हम फेल हैं ना। उन गलतियों को आप समय से अगर पहचान लेते हैं, समय से उसको रीड कर लेते हैं, हमको कैसे पढ़ाई करना है, जरूरी नहीं आप कोई कोचिंग करें, अगर कोई कोचिंग मिल जाती है तो कर लीजिए, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कोई कोचिंग नहीं भी है तब भी आप बगैर कोचिंग का सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन तब पाएंगे जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। आपको आते हुए भी अगर आप मेरिट में नहीं आ रहे हैं तो उन गलतियों को रीड आउट करिए और उनको पॉइंट आउट करिए और उसको दूर करिए। अगर ये चीजें नहीं आपसे हो रही है तो किसी योग्य मार्गदर्शक के सलाह में या उसके मार्गदर्शन में जाइए, आप काम करिए, 6 महीने बाद आप नौकरी पा जाएंगे। कारण ये है कि इतनी सीट पता नहीं दोबारा कभी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है, लोग पीजीटी में सीटों की संख्या को लेकर इतने परेशान रहते थे। कभी 2 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, कभी 4 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, कभी 10 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं, कभी 40 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अब की बार ये पहली बार ऐसा है कि पीजीटी में इतने ढेर सारी सीटें दिख रही हैं आपको। और पीजीटी में जो सीटें दिख रही हैं, खास करके मैं केमिस्ट्री की बात करूं, 160 सीट टोटल है। अगर हम कैटेगरी की सीट हटा दे तब भी 98 सीट टोटल बचता है। और 98 सीट में अगर आपका एक सिलेक्शन नहीं होता है तो जान जाइए कि आपने सही से पढ़ाई नहीं किया है या आपको उस विषय का नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरिट नहीं ज्यादा जाती है, आप डीमेरिट रहते हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर मेरिट देखा जाए तो किसी भी एग्जाम में, नीट में सिलेक्शन पाना है तो भी आपको 70-80% नंबर लाना है, आईटी में पाना है तब भी, आईटी जैम में पाना है तब भी, गेट में पाना है तब भी आपको अच्छा मेरिट लाना है। तो 80% बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता है कोई भी एग्जाम में, लेकिन 80% कैसे पाना है जबकि आपकी तैयारी 90% 95% है, उस पर हमको वर्कआउट करना है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार जो एग्जाम होगा उसमें वर्कआउट आप अच्छा करेंगे और मेरिट में आएंगे। रिटन पर आधारित आप अपने कमियों को ढूंढेंगे और उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारे आज के इस लेक्चर का बस यही प्रायोजन था कि आप अब की बार ना चूकिएगा, क्योंकि हर बार प्रयोग करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मेरिट से बाहर ही ना हो जाएं, उम्र से भी बाहर हो जाएं। तो पीजीटी में जो भी वैकेंसियां आई हैं उसको आप लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कम से कम आप टीचर कोटे में एक वैकेंसी फुल करिए, एक वैकेंसी को हासिल करिए। साथ ही साथ उस डिग्री, उस कॉलेज को धन्य बनाइए जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आज के डेट में पीजीटी में टीचरों की महत्व बहुत ज्यादा है। हम प्रायः देख रहे हैं कि गांव गिराव के जितने भी कॉलेजेस हैं एकदम मृत प्राय हैं, वहां पर टीचर हैं तो उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए नहीं ज्यादा पढ़ा पा रहे हैं। प्रेशर इसलिए है कि एक टीचर को पढ़ाना है 500 बच्चों, कैसे पढ़ाए। अगर मान लीजिए टीचर हैं तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनमें काबिलियत नहीं है। और प्रायः मैं यही कहूंगा कि एक ही कि टीचरों की संख्या कम है। अगर टीचरों की संख्या बढ़ जाए तो लोगों को लिमिटेड वर्क मिलेगा, और जब लिमिटेड वर्क मिलेगा तो उस वर्क को बढ़िया से परफॉर्म कर सकते हैं। और
पीजीटी केमिस्ट्री पर मैं कंसंट्रेट हूं। अगर इस विषय से संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आइसोटोप नाम की एक कोचिंग है जो यूनिवर्सिटी चौराहे कटरा यूनिवर्सिटी चौराहे पर उपस्थित है, और वहां पर आप बेहतर मार्गदर्शन पा सकते हैं, बेहतर पठन पाठन की सामग्री पा सकते हैं। लेकिन मेरा ये फोकस नहीं है कि आप कोचिंग ही करिए, मेरा फोकस ये है कि अगर आप खुद से भी तैयारी करिए तो इतना सजग होकर तैयारी करिए कि आप रिटन के आधार पर फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो सकें। क्योंकि रिटन के बाद आप इंटरव्यू में जरूरी नहीं कि आपको गॉडफादर मिले, रिटन के बाद जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा रहे। और एक चीज और है, पीजीटी की वैकेंसी आई है तो बहुत ढेर सारे लोग ठेकेदार भी घूम रहे होंगे कि उनसे आप जुड़ जाइए, वो आपका सिलेक्शन करा देंगे। ऐसे ठेकेदारों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ये केवल आपको फंसाएंगे, आपकी जिंदगी को चौपट कर देंगे। क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अपने कैरियर को लेकर आप खुद स्मार्ट बनिए, और अगर आप अपने कैरियर को लेकर स्मार्ट बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अभी फेसबुक लाइव में अशोक पांडे जी जो हमारे बहुत खास मित्र हैं, इनको देखकर बहुत अच्छा लगा। और नमस्कार, राम राम। अभिषेक राजपूत जी जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर ब्रिजभान जी, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मनीष जी, इसके अलावा दिनेश यादव जी जो वॉच कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। मनोज चतुर्वेदी जी जो लगातार हमको देख रहे हैं, सुनील शुक्ला जी, पवन शुक्ला जी, अर्पित श्रीवास्तव और गुलजार, सुशील सिंह, कमलेश यादव जी, आपको राम राम। और संतोष कुमार जी, विकास चौबे जी और शशांक जो हमारे प्री स्टूडेंटों या प्री सहायकों में से एक रहे हैं, अभी इनकी पीजीटी में 12वीं रैंक आई, आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी परेशानी कभी भी हो, आप मैसेंजर पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप कांटेक्ट नंबर मेरा 20 जगह मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और यथासंभव मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। और डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी जो हमारे परम मित्र कहिए और सीनियर भी हैं, आपका स्वागत है, आपको नमन है। डॉक्टर देवेश कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और फिर से मैं यही कहूंगा कि पीजीटी के लिए कमर कसिए, और अगर 160 सीट है तो 160 के 60 सीट आप इलाहाबाद जोन से अगर सेलेक्ट होगा, इलाहाबाद के विद्यार्थी ज्यादा क्रांतिकारी होते हैं, जहां भी जाएंगे वो तूफान ला देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज के डेट में टीचरों की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि टीचरों को लेकर हमारा समाज इतना इस समय विकृत है कि हर सरकारी टीचर को गाली देता है और हर प्राइवेट टीचर को पूजता है। लेकिन आप अगर सरकारी विभाग में आएंगे, सरकारी संस्थानों में आएंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे। डॉक्टर नबी अहमद जी जो हमारे साथ पढ़े हैं, आपको राम राम, नमस्कार। राजीव चतुर्वेदी जी, बहुत दिनों बाद आप दिख रहे हैं। और मैं ये जो कह रहा हूं कि अब जैसे हमें पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी करनी है तो पढ़ना क्या है। अगर पढ़ने की बात करूं तो पढ़ाई के लिए अगर सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री 4-5 पार्ट में लिखा गया है, कि जैसे थर्मोडायनेमिक है, मॉलिक्यूलर थर्मोडायनेमिक्स है, गैसियस स्टेट है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब इतना देखकर ये ना सोचिए कि इतना ही है, कारण ये है कि जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हर एक चैप्टर में हर एक पॉइंट आ जाएगा, जितनी भी चीजें आपकी पढ़ी हुई है केमिस्ट्री वो सब दिख जाएगा। यही हाल अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो लिखा गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद अगर आप देखेंगे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी आपको एफ ब्लॉक पढ़ेगा और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा। एक एक ग्रुप की बढ़िया तैयारी होनी चाहिए। ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट का बढ़िया से जितने उसके कंपाउंड्स हैं, उसके जो स्पेशल फीचर हैं या स्पेशल टाइप के जो कंपाउंड हैं, उनके क्या एप्लीकेशन है, इन सब चीजों को आपको आना चाहिए। लैंथेनाइड जैसे है तो लैंथेनाइड एक्टिनाइड में नॉमेनक्लेचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रायः हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, पीजीटी जैसे एग्जामों में। कहने का मतलब यह है कि आप सिलेबस को देखकर केवल भौचक्का ना खाइएगा। सिलेबस में लिखा कम गया है लेकिन आता उससे ज्यादा है। हालांकि अगर आप देखेंगे आता उसी के अंतर्गत है। जैसे मैं कह दूं कि इक्विलिब्रियम लिखकर छोड़ दिया गया है, साम्य अवस्था। अब साम्य अवस्था में केमिकल भी होता है, आयनिक भी होता है, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन भी होता है जो पूछा जाता है। अब लिखा गया है आणविक थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन अब आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी सवाल पूछा जाता है। ऐसे लिखा गया है कि केवल लिखा गया है गैसियस स्टेट, लेकिन
लेकिन सॉलिड स्टेट से भी सवाल पूछा जाता है। अब गैसियस स्टेट जब आप पढ़ने लगेंगे तो बीच में सॉलिड स्टेट लिखा गया है। ऐसे इनऑर्गेनिक जो 4-5 पार्टों में दिख रहा है, केवल इनऑर्गेनिक उतने ही पार्ट से सवाल नहीं आते हैं, उसके अलावा भी पूरे इनऑर्गेनिक से सवाल पूछे जाते हैं। वो चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो यस ब्लॉक के, चाहे एल्कलाइन मेटल हो, चाहे एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, या ट्रांजिशन एलिमेंट, चाहे 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, हर एक जगह से सवाल पूछे गए हैं। आप अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। साथ ही साथ लैंथेनाइड, एक्टिनाइड जो लिखा नहीं गया है, ब्रीफ जब आप अंदर जाएंगे सिलेबस को पढ़ने लगेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो बीच में लिखा रहेगा कि लैंथेनाइड एलिमेंट या लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, उनके नॉमेनक्लेचर भी पूछे जाते हैं। अब अगर आप ऑर्गेनिक देखने लगेंगे तो ऑर्गेनिक में केवल 4 ही पार्ट लिखा गया है। लिखा गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक, इसके अलावा पॉलीमर। अब भैया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा गया है, लेकिन जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप सवाल उठा के पीजीटी में देखेंगे तो नॉमेनक्लेचर से भी पूछा गया है और आइसोमेरिज में से भी पूछा गया है। जो जनरल प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वहां से भी सवाल पूछा गया है। इसके अलावा एल्केन, एल्कीन, एल्कलाइन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, वहां से भी सवाल आया है। तो कहने का मतलब यह है कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप देखकर केवल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के नहीं जाना है, आपको बाकायदे कुछ नेम्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसको भी पढ़ना है और एजेंट को भी पढ़ना है। ऐसे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस बहुत कम है, लेकिन अगर आप जब पीजीटी के पेपर को देखेंगे या आप अगर पहले का आपका अनुभव है उस पेपर को देखेंगे तो सिलेबस के रिगार्डिंग ही केवल पेपर नहीं आता है। और एक चीज और मैं बता दूं, सबसे मजे की बात यह है कि सिलेबस तो कांस्टेंट है, लेकिन सवाल पूछने का नजरिया और पैटर्न बदल चुका है। अगर आप पिछली बार पीजीटी का एग्जाम देखेंगे और उसके पहले के पीजीटी के पेपर देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। आप ये मान के चलिए जो पुराने ट्रेंड पर तैयारी करके गए थे पीजीटी का एग्जाम देने, वो पिछली बार रिटन एग्जाम से ही बाहर हो गए। यानी जो पैटर्न है इस सरकार में, क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो कभी पेपर बनाने का मौका नहीं पाए थे, क्योंकि पिछली सरकार 10-15 सालों से सरकार जो थी बसपा और सपा की थी, और अमूमन ऐसा होता है कि पेपर मतलब कि ऑफिशियल जो जिम्मेदारी है वो कौन टीचर किस पार्टी से जुड़ा है उसी को ज्यादा मिलता है। कोई कितना भी योग्य है उससे मतलब नहीं है। हालांकि ये बहुत गलत है। जैसे भाजपा की सरकार में भाजपा वालों को तवज्जो दिया जाएगा, सपा बसपा की सरकार आएगी तो सपा बसपा वालों को तवज्जो दिया जाएगा। तो बहरहाल ये अपना इशू है। हम एक स्टूडेंट हैं, हम एक टीचर हैं, हमें एग्जाम क्वालिफाइड करना है। सवाल कोई कैसा भी पूछे, कोई किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हो, कोई कितना भी मतलब हमको फंसाने की कोशिश क्यों ना करें, हमको अपनी आपको इतना तैयार करके रखना है कि हम हर एक बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सकें। देखिए एमएससी के बाद जो डायमेंशन होते हैं, अधिकतर लोग रिसर्च में जाते हैं। रिसर्च में ज्यादातर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि एमएससी के बाद वो चाहते हैं कि पीजीटी में जाएं, एमएससी के बाद चाहते हैं कि उनको कोई अच्छी नौकरी मिले, नहीं मिलती है, इसलिए एक ही रास्ता अंत में बचता है, चलो भैया रिसर्च ही कर लें। अच्छा, रिसर्च करने के बाद भी जो अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए थी देश में, वो अपॉर्चुनिटी है नहीं, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट या हमारे साथी लोग, हम खुद अपने आंखों से देखे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। रिसर्च का आप ये मापदंड समझिए, इस समय पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या अवध यूनिवर्सिटी, ऐसे जो यूनिवर्सिटी के जो डिग्री कॉलेजेज हैं, वहां पर केवल सरकारी शिक्षक ही नहीं, जो संविदा पर शिक्षक 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी रिसर्च कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और रिसर्च का जो मापदंड वहां पर बनाया गया है, आप उसको खुद ही जानिए, क्योंकि अगर मैं अपने आप से बताऊंगा तो ये ऑफिशियली बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। अगर आप उन सब चीजों को जानेंगे तो आप बहुत हतप्रद होंगे कि रिसर्च यहाँ कैसे हो सकता है, लेकिन वो लोग भी रिसर्च कर रहे हैं और कल के डेट में वो भी आपके कंपटीशन में आकर खड़े होंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो आपसे अपील है कि आप नौकरी बड़ी करिए, इसमें कोई मतलब हमारी दुआएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे साथी लोग हैं, क्योंकि फेसबुक फ्रेंड हो या वैसे भी फ्रेंड हो, तो हम आपको बढ़ते हुए हमेशा देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बड़े नौकरी करिए, लेकिन छोटी नौकरी भी अपने आप में बड़ी ही होती है, क्योंकि नौकरी बड़ी होना जरूरी नहीं है, नौकरी समय पर होना जरूरी है। आप बड़ी नौकरी पाने के चक्कर में अगर आपकी जवानी का 5 साल गुजर जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। अगर 5 साल पहले आप छोटी नौकरी लेकर अपने जीवन यापन को एक सुचारू रूप से सामाजिक धर्रे में अगर जुड़ जाएंगे तो शायद है कि आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। हमारा आपसे अपील है, हमारी आपसे एक गुजारिश है
कि पीजीटी केवल केमिस्ट्री ही नहीं, अगर आप लोग अन्य विषयों की भी तैयारी करते हैं या अन्य विषयों के भी होंगे तो अब की बार पीजीटी और टीजीटी में जो मौका आया है इसको भुनाइए, क्योंकि अगर एक बार भुनाएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप युवा लोग अगर उन कॉलेजों में, उन विद्यालयों में जाएंगे, और मैं एक चीज मैं बार बार कहूंगा, अपने गॉड फादर के भरोसे आप कोई भी नौकरी पाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि गॉड फादर आज वो आपके कहने पर है, जरूरी नहीं कि ऐन वक्त पर वो आप ही का रहेगा, वहां पर बहुत ढेर सारे प्रेशर आ जाते हैं। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए। अब मजबूत बनाने का एक ही जरिया है कि आप रिटन एग्जाम को बेहतर से बेहतर या उसमें बेहतर से बेहतर अंक हासिल करिए। 125 सवाल होता है, अगर आप 125 सवाल में 100 सवाल नहीं हल कर पाते हैं तो मैं तो ये मानता हूं कि इसमें आपकी कमी है। अब आप ये मान के चलिए, जैसे नीट और आईआईटी में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अगर आप वहां का रेशियो उठाएंगे तो 45 सवाल अगर केमिस्ट्री में आ रहा है तो 45 में अगर जिसका 40 सवाल है, 41 सवाल है, वो मेरिट से बाहर हो जा रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर वो 45 में 40 सवाल सही कर रहा है और उस रेशियो में अगर देखा जाए तो यानी 90 में 80 सवाल सही करेगा, तो आपको भी, तो अगर एक नीट का विद्यार्थी इतना नंबर ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते हैं? आप भी ला सकते हैं। और रही बात मार्गदर्शन, गाइडेंस या कंटेंट, अच्छा बहुत ढेर सारे लोगों का हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है कि सर हमको कुछ मटेरियल दे दीजिए, हमको कुछ रिटन में बताइए कहां से पढ़ें। तो मैं तो ये समझता हूं कि मटेरियल, आज के डेट में मटेरियल आप किसी से मांग रहे हैं, मटेरियल उसके पास क्या हो सकता है? क्योंकि मार्केट में आप जाएंगे तो एक से बढ़कर एक किताबें हैं और हर किताब में अच्छा कंटेंट है। कोई भी किताब बुरा नहीं होता है, बस किताब पढ़ने वाला खराब हो सकता है, वो किसी किताब को सही से फॉलो नहीं करता है, इसलिए बहुत ढेर सारी चीजें उसको नहीं समझ में आती है, या कोई किताब को थ्रू आउट पूरा पढ़ता नहीं है, या कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन आप जिस मार्गदर्शक को सेलेक्ट करते हैं अपने लाइफ में, हो सकता है कि उसी में कुछ कमियां हो जिसकी वजह से आपकी जो रास्ता है वो पूरी होने के बजाय अधूरी रह जाती है। तो मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि देखिए, आप एक बार नौकरी अगर पीजीटी की पा जाएंगे, पीजीटी की जो तनख्वाह है 55,000 रुपया महीना है, अगर आप 15-20 हजार रुपए कायदे से इन्वेस्ट कर देंगे अगले 7-8 महीनों में किताबों के ऊपर या और किसी भी तरीके से, तो हो सकता है कि आप पूरे जीवन भर इस 55,000 को पाएंगे। कारण यह है कि देखिए, बगैर इन्वेस्टमेंट का तो कुछ मिल नहीं सकता। आप अगर किताब खरीदने में कंजूसी करेंगे, किसी नोट्स की फोटो स्टेट कराने में कंजूसी करेंगे, कोई मटेरियल को सॉल्व करने में कंजूसी करेंगे, अगर जिसको मार्गदर्शक आप चुनते हैं उसको अगर आप यथासंभव गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, उसमें कंजूसी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो मार्ग है वो कठिन होगा। कारण ये है कि जितनी भी चीजें, चाहे आपका किताब हो, चाहे नोट्स हो, चाहे जो भी आप फोटो स्टेट से जुड़ा हुआ सामग्री हो, या जो भी आपके मार्गदर्शक हो, सब स्ट्रेटजी बनाना है कि आप हर हाल में इस एग्जाम को क्रैक कर जाएं। हम हमेशा देखते हैं कि लोगों को आता तो बहुत है, आता तो इतना है कि मतलब कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे भी उतना नहीं आता है, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो फेल क्यों हो जा रहे हैं, इस बातों पर आप गहन अध्ययन करिए, अपनी शर्मिंदगी अपने चेहरे पर से हटाइए, क्योंकि नौकरी ना पाना, बेरोजगार होकर उम्र गुजारना, इस समाज बहुत गंदा है। आप अगर चपरासी की भी नौकरी पा जाएंगे तो आपको वाह वाह करेगा, लेकिन आप बाहर से अगर प्राइवेट सेक्टर में आप 25-30-40 हजार रुपए कमाएंगे तो आपको मतलब आपकी हंसी उड़ाएगा। तो समाज को भी आप देखिए, समाज को लेकर चलिए। अगर ये समाज चाहता है कि आपने एमएससी किया है, अब एमएससी की रिगार्डिंग आपको नौकरी मिलना चाहिए, तो मैं तो आपको कहूंगा कि ये एक अच्छा मौका है, अपने आप को साबित करिए, अपने गांव में, अपने समाज को, अपने परिवार को एक आप स्टेबिलिटी, एक पिलर प्रोवाइड करिए। आप एक अच्छा माध्यम बन सकते हैं, और माध्यम बनने के लिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि रिटन एग्जाम पर ही भरोसा करिएगा। अगर आप इंटरव्यू के भरोसे रहेंगे, जुगाड़ के भरोसे रहेंगे, किसी भी गॉड फादर के भरोसे रहेंगे या पैसे के भरोसे रहेंगे, तो आप असफल पहले से हैं। कारण यह है कि ये सब चीजें समय के साथ बदल जाती है, कभी पाला आपके हाथ में, कभी दूसरे के हाथ में, लेकिन आपकी तैयारी एक बार अच्छी से हो जाएगी तो मेरा दावा है, ना पीजीटी सही, जीआईसी सही, ना जीआईसी सही, जीडीसी सही, ना जीडीसी सही,
यूपीएचएससी सही। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जैसे बहुत ढेर सारे लोग पीएचडी कर लिए हैं या पीएचडी कर रहे हैं, वो पीएचडी का एनवायरनमेंट पाने के बाद उनको लगता है कि हम नौकरी, जैसे मुझे खुद ही लगता है हम पीजीटी, मतलब ऐसा पहले लगता था कि पीजीटी की नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि मुझे पीजीटी की भी नौकरी अगर मुझे कर लेना चाहिए था, मुझे वही अच्छे से तैयारी करना चाहिए था, मैं गलती किया। तो आप ये ना देखिए कि नौकरी कौन सी मिल रही है, आप ये देखिए कि आप किस समय पर कौन सी नौकरी मिल रही है। एक बार जब आप इस प्रोफेशन में आ जाएंगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आपको जब भी मौका मिले आप हायर में जाइए, जब भी मौका मिले आप साइंटिस्ट बनिए, लेकिन अभी फिलहाल इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है, इसको हाथ से न जाने दीजिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे अभी अरविंद कुमार यादव जी आए हैं, शशांक मोदनवाल जी आए हैं, मनीष गुप्ता जी, आशुतोष, विकास और तबरेज अख्तर सर हमारे सीनियर हैं, आपको प्रणाम सर। कार्तिकेय सिंह और अजीत मौर्य जी और अभिषेक भारद्वाज सर, ये हमारे सीनियर हैं, आपको नमन है, प्रणाम है। और मानस सिंह, अरे तुम तो हमारे स्टूडेंट हो यार, बढ़िया पढ़ाई करो, तुम्हारा रिजल्ट मुझे हमेशा निराश कर रहा है, ये दुखद है। और हाँ, तुम रिसर्च की तैयारी भले कर रहे हो, लेकिन पीजीटी पर भी विशेष ध्यान दो, क्योंकि पीजीटी किसी भी रिसर्च से कम नहीं है। पीजीटी के साथ भी आप रिसर्च की तैयारी, जैसे आज तो ये हो गया कि डिग्री कॉलेजों में भी रिसर्च होता है। मान लीजिए आप किसी पीजीटी में नौकरी पा गए, किसी इंटर कॉलेज में, बगल में डिग्री कॉलेज है, आप वहां रिसर्च ज्वाइन कर लीजिए, आपका पीएचडी भी पूरा हो गया। शशांक जी, इसके अलावा मानस, तुम्हारे ऊपर विशेष मैं तुमको बोलूंगा, पढ़ाई अच्छे से करो, पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो। सुनील शुक्ला जी, इसके अलावा पवन सिंह जी, पवन शुक्ला जी और विनय सांगुरी सर, आपको प्रणाम सर, आपका मार्गदर्शन हमेशा हमको मिलता रहा। और रितु मैम, आपको नमन है मैम। प्रीति यादव मैम, प्रीति यादव, विनय कुमार, ऋतिक जी और धीरज, ये हमारे रिलेटिव हैं। और सम्राट अशोक जी, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पीजीटी बायोलॉजी से चलाइए, क्योंकि बच्चे अच्छी पढ़ाई चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई देंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहूँगा कि मैं आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जब तक पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, मैं आए दिन, क्योंकि आज तो मैं एक इंट्रोडक्शन दिया कि पिछली मेरिट क्या थी, हमको पढ़ाई करना कैसे है, और साथ ही साथ हमको इस बात पे कंसंट्रेट कर रहना है, इंटरव्यू और जुगाड़ नहीं देखना है। हमें रिटेन पर, रिटेन की मेरिट में बता दिए ना, अगर आप 90 नंबर पा लेते हैं, 90 सवाल या 95 सवाल आप सही करके आते हैं, ओबीसी हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया। 105 सवाल आप सही करके आते हैं, बगैर इंटरव्यू का आपका सिलेक्शन हो गया है। ऐसे ही अगर आप एससी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो 80-85 सवाल सही कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू जुगाड़ में न पड़िए, क्योंकि इस समय कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आज का जमाना बदल गया है, लोग रिश्तों को कम निभा रहे हैं, पैसे ज्यादा देख रहे हैं। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा उत्साह वर्धन किए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और हम पुनः मिलेंगे आपसे कुछ नई बातों के साथ, नई परिचर्चा के साथ, क्योंकि पीजीटी का वैकेंसी आया, मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताऊं। अभी अभी अंजनी चौधरी जी जुड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और ये जेआरएफ है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, बेटा तुम पढ़ाई करो और इस बार इंटर कॉलेज में टीचर बन के दिखाओ। और जहां भी इंटर कॉलेज का टीचर बनना, कि इस कदर बनना कि मतलब मैं अगर उस क्षेत्र से गुजरूं, लोग तुम्हारा नाम और तुम्हारी तारीफ करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।